नमस्कार। एक बार फिर से YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सब बेहतर होंगे और राजनीति विज्ञान की तैयारी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी, ये मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप लोग लगातार वीडियो को देख रहे हैं और लगातार नई चीज़ें सीख रहे हैं, इस बात को लेकर मैं बहुत अधिक खुश हूँ। आइए हम इसी अध्याय 4 के आज अंतिम टॉपिक को आज पूरा करते हैं। भाग 3। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम यहाँ पर आज चर्चा करना चाह रहे हैं भारत के विदेश संबंध में भाग 3। और ये भाग 3 अंतिम भाग है आज का, इस अध्याय का। आज आपके चौथा अध्याय पूरा हो जाएगा, कल हम 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से भारत पाक संबंध। और पाकिस्तान का नाम आते ही प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और छोटे छोटे प्रश्न, विशेष रूप से एक एक नंबर के प्रश्न यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न बनेंगे। तो बहुत ढंग से उन प्रश्नों को आपको नोट भी करना है और बहुत ढंग से उन्हें याद भी आप लोगों को करके जाना है। हम विशेष रूप से भारत पाकिस्तान संबंध में 1947, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान के साथ जो हमारे युद्ध हुए हैं, जो हमारा संघर्ष हुआ है, उसकी कहानी की बात करेंगे। साथ ही इन युद्धों के बाद में जो ताशकंद और शिमला समझौता हुआ है, उसके संदर्भ में विशेष रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। अंत में हम देखेंगे भारत की परमाणु नीति। अंत में हम बात करेंगे भारत की परमाणु नीति। आप सभी चैनल से लगातार जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। इस प्रकार की मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। आप लोगों के सहयोग से ही हम इस मुहिम को आगे बढ़ा पाएंगे और आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। आप विशेष रूप से जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं, वो कहां कहां से देख रहे हैं, किस किस जिले से देख रहे हैं, किस स्थान से या किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ये मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी बात कहां तक जा रही है और मेरी बात कितनी सार्थक है। इस बात की जानकारी आप मुझे जरूर दीजिए। बिना आपका समय खराब किए आइए हम प्रवेश करते हैं अध्याय 4, भारत के विदेश संबंध, भारत पाक संबंध, 1947, 65, 71 और 99 की लड़ाई और भारत की परमाणु नीति की तरफ हम लोग रुख करते हैं। और सबसे पहले जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की आजादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ और दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। पहले अध्याय में बहुत डिटेल में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, विभाजन होते ही एक कबीलाई जाति के वेश में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर रियासत पर अटैक किया और जम्मू कश्मीर के काफी हिस्से को अपने अधीन कर लिया। हरि सिंह उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह न तो भारत में शामिल हुए न पाकिस्तान में शामिल हुए। वो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही उस कबायली जाति ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया, जो कि पाकिस्तान के सैनिक थे उसके बेस में, हरि सिंह पंडित नेहरू के पास में आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सहयोग इस विश्वास के साथ दिया कि वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे और अंततः भारतीय सेना ने कबीलाई जाति को वहां से खदेड़ दिया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के उन सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर दिया, जिसे पीओके के नाम से जाना जाता है, जिसे आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। लेकिन आज भी पीओके का जो क्षेत्र है, आजाद कश्मीर का जो क्षेत्र जिसे पाकिस्तान के लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, वो आज भी पाकिस्तान के पास में है। तो पंडित नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए। इस बात को लेकर पंडित नेहरू की आलोचना भी की जाती है। तो ये पहला जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनी थी, वो बनी थी 1947 में। 1947 के शुरुआती महीने में कबायली जाति के द्वारा, कबायली जाति, जो कि इसी कबायली जाति के वेश में पाकिस्तान के, ऐसा कहा जाता है कि सैनिक छुपे हुए थे और उसी के द्वारा जो है पाकिस्तान की सेना ने भारत पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के तहत आजाद कश्मीर, जो उन्होंने अपने कब्जे में जो कश्मीर का क्षेत्र लिया था, उसको हम पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, या इसी को हम आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। बजरंगी भाईजान, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, उस बजरंगी भाईजान में थोड़ा सा आजाद कश्मीर का जो है वहां पर आप लोगों को दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से पहला भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये 1947 का जो संघर्ष था, इसको छाया युद्ध के नाम से जाना जाता है, छाया युद्ध। तो 1947 में विशेष रूप से जम्मू कश्मीर पर अटैक किया गया कबायली जाति के वेश में पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। इसे आजाद कश्मीर का नाम दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला छाया युद्ध हुआ था। विशेष रूप से पाकिस्तान के चीन के साथ संबंध बेहतर होना और इस लिहाज से पाकिस्तान और चीन के संबंध भारत के लिए विपरीत जान पड़ते हैं। तो पहले संघर्ष में आपको केवल इतना सा लिखना है कि 1947 में एक छाया युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में। कबायली जाति के वेश में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर रियासत पर आक्रमण किया। हरि सिंह जी पंडित नेहरू के पास आए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने जो है इसमें जो है जम्मू कश्मीर का सहयोग किया। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो जाता, लेकिन कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान अपने हाथ में रख लेता है। लेकिन 1947 की इस घटना के बाद भी दोनों देशों की सरकारों ने सहयोग का रवैया अपनाया। विशेष रूप से भारत पाक विभाजन के दौरान जितनी भी महिलाएं अपहृत हुई थी, महिलाओं का जो अपहरण हुआ था, अपहृत हुई थी, उन महिलाओं का आदान प्रदान किया गया। यानी कि पाकिस्तानी में जो लोग थे, उनकी महिलाएं जो भारत में रह गई, उनको पाकिस्तान वालों को सौंपा गया और पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में जो महिलाएं भारतीय थी, उनको भारतीयों को वापस सौंपा गया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां से हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों देशों ने सहयोग का रवैया जरूर अपनाया था और इसी का एक उदाहरण है 1960 में। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूं, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर सिंधु नदी जल समझौता हुआ। सिंधु नदी जल समझौता, मुझे लगता है कि यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न यह पूछा जाएगा कि सिंधु नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? आपका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान। आपका उत्तर होगा भारत व पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। दूसरा प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960, 1960 में दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि यह समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ? आपका उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में। पाकिस्तान के शासक अयूब खान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ। और विशेष रूप से यह जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, वो विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। विश्व बैंक की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। ये चार बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सिंधु नदी जल समझौता, नदियों के जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच में जो विवाद था, उसका स्थायी समाधान निकाला गया। और एक और रोचक बात है, भारत पाकिस्तान के बीच में अनेक विवाद हुए, अनेक प्रकार की दिक्कतें हुई, उसके बावजूद भी आज भी सिंधु नदी जल समझौता कायम है, ये बरकरार है, जिसके तहत नदियों के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा 1960 भारत पाकिस्तान के बीच, नेहरू और अयूब खान के बीच और विश्व बैंक की मध्यस्थता से। लेकिन इस सिंधु नदी जल समझौते के बाद में एक बड़ी दिक्कत आई और वो दिक्कत थी 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण को लेकर भारत पर गुजरात में विशेष रूप से आक्रमण किया। अप्रैल माह में किया गया आक्रमण, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया। भारतीय सेना ने जवाबी हमला पंजाब की तरफ से किया। उस समय आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के निधन के बाद 1964 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2 वर्षों तक लाल बहादुर शास्त्री हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे और उनको 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली 1965 में पाक आक्रमण और 1966 में देश में अकाल पड़ा। आप जानते हैं, और आगे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले, कि लाल बहादुर शास्त्री ने इन दोनों समस्याओं का समाधान करने के लिए सेना और किसानों का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। तो आइए बात करते हैं इसके ठीक बाद में 1965 का भारत पाक युद्ध। 1965 का युद्ध किसको लेकर हुआ था? कच्छ के रण को लेकर। और कच्छ का रण कहां है? ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। पहले कच्छ के रण की तरफ आक्रमण किया जाता गुजरात में, उसके बाद
जम्मू कश्मीर में आक्रमण किया जाता है, हमने जवाबी हमला किया और इस जवाबी हमले के बाद में हमने इस युद्ध में निर्णायक जीत भी प्राप्त की। कुल मिलाकर कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान ने, इसका मतलब कच्छ के रण को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद है, कच्छ के रण को लेकर दोनों देशों के बीच में संघर्ष हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने जिस उद्देश्य से आक्रमण किया वो सफल नहीं हो पाया। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इस युद्ध में भारत की जीत हुई। 1965 के इस युद्ध में हिंदुस्तान की जीत के बाद विशेष रूप से ये जो संघर्ष था वो यूएनओ की मध्यस्थता से समाप्त हुआ। ये युद्ध यूएनओ की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। यूएनओ की मध्यस्थता से युद्ध तो विराम हो गया, लेकिन इसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण संधि होती है और मुझे लगता है कि प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चूंकि यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों के 30 प्रश्न एक एक नंबर के आने वाले हैं। 30 प्रश्न एक एक नंबर के आने वाले हैं, इसलिए प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सोवियत रूस की मध्यस्थता से, ध्यान रखना, सोवियत रूस की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद में जो समझौता होता है उसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान की राजधानी, और आप जानते हैं कि उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत संघ रूस में शामिल था, इसलिए सोवियत संघ रूस के नेता कोसीगन की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 के युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ उसको हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां से जो बनने वाला है कि ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ। पहला उत्तर भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। दूसरा प्रश्न, किन दो नेताओं के बीच में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के वही अयूब खान, पाकिस्तान के शासक अयूब खान, पहले एक सैनिक शासक थे, बाद में इन्होंने अपना निर्वाचन करवा लिया था। पाकिस्तान के अयूब खान के बीच में यह समझौता हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966, 1965 में युद्ध और उसके ठीक एक वर्ष बाद 10 जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। जितने भी फैक्ट, जितने भी तथ्य यहां पर लिखे हैं ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे एनसीईआरटी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी यहां से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच में ताशकंद समझौता हुआ उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहीं पर इस समझौते के बाद 10 जनवरी 1966 को ही रहस्यात्मक तरीके से लाल बहादुर शास्त्री, भारत के प्रधानमंत्री का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ध्यान रखना, पद पर रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिनका निधन हुआ देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। दूसरे व्यक्ति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में ऐसे रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, लेकिन विदेश में निधन होने वाले एकमात्र देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। खैर, उज्बेकिस्तान कोशिगन की मध्यस्थता से, सोवियत संघ रूस की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता संपन्न हुआ। तो दो चीजें यहां पर आई, 1965 का युद्ध किस मुद्दे से हुआ और इस युद्ध के बाद में जो संधि हुई उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1965 में यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध के बाद में भारत की परिस्थितियां थोड़ी अलग प्रकार की हो गई थी। वो चर्चा मुझे लगता है अभी हम लोगों को यहां कर लेनी चाहिए। हम 1962 में चीन के साथ हमने युद्ध किया, इसी अध्याय में हमने बात की। 1965 में हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया। 2 लगातार युद्ध किए हम लोगों ने, हमारा रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ गया था। और 1962 में हमने रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना की। अच्छा प्रश्न बनेगा मिलान करने का। 1962 में रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना की गई और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। ये दोनों प्रश्न मुझे लगता है एक एक नंबर के प्रश्न में मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रक्षा उत्पाद और रक्षा आपूर्ति, 1962 के युद्ध के समय रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना। आप जानते हैं इन 2 युद्धों को लड़ने के कारण
दो प्रधानमंत्रियों का निधन होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से असफल हुई थी, जिसका कालखंड था 1961 से 1966। पूर्ण रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही। समय पर इंदिरा गांधी किसी भी पंचवर्षीय योजना का जो है निर्माण नहीं कर पाई और एक एक वर्ष की योजनाएं चली। 1967, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये एक एक वर्ष की योजनाएं थी। इसके बाद कहीं जाकर 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाता है, जो 1974 तक चलती है। तो ये कालखंड हमारे लिए काफी ठीक नहीं था, इसको खतरनाक दशक के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे युद्ध की तरफ रुख करते हैं। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में हमने 1971 का जो युद्ध लड़ा, तो पहला पॉइंट हमने देखा 1947 का युद्ध, उसके बाद हमने बात की सिंधु जल समझौते की, उसके बाद बात की हमने 1965 के युद्ध की। अब नंबर 4 या तीसरा युद्ध कह सकते हैं और चौथी घटना हम लोग कह सकते हैं 1971 का भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उसे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश की आजादी के लिए हमने ये युद्ध लड़ा था। सबसे पहले इसकी कहानी मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे, उसको हम पैनल पर लिखेंगे। भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब एक नहीं दो पाकिस्तान बने। आप जानते हो कि ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं था जो मुस्लिम बहुल था, दो ऐसे क्षेत्र थे जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी, एक पश्चिम में था और दूसरा क्षेत्र पूर्व में था। इसलिए पंजाब का विभाजन हुआ और बंगाल का विभाजन हुआ, दो पाकिस्तान बने, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। हमेशा से हुकूमत पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में रही थी। प्रारंभ से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई थी, सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई थी। तो पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता में साझेदारी नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर पूर्वी पाकिस्तान की जनता में बहुत अधिक नाराजगी थी। नंबर 2, बंगला जो संस्कृति थी, क्योंकि उस तरफ बंगला संस्कृति के लोग थे, बंगला संस्कृति और भाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था। बंगला संस्कृति और बांग्ला भाषा को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया था। लगातार पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का अत्याचार किया गया। सत्ता में साझेदारी नहीं देने के कारण, संस्कृति सभ्यता की संरक्षण नहीं होने के कारण, लगातार अत्याचार होने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश था पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति। जिस समय 1917 में यहां के शासक थे याया खान, यहां के शासक थे याया खान, जो कि एक सैनिक शासक थे। उसी समय यहां के एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम था शेख मुजीब रहमान। शेख मुजीब रहमान। शेख मुजीब रहमान ने एक राजनीतिक दल का गठन किया था जिसका नाम था आवामी लीग। बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे, आवामी लीग, बहुत ढंग से समझना ये कहानी। शेख मुजीबर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में एक राजनीतिक दल का गठन किया था और इस राजनीतिक दल का नाम था आवामी लीग। शेख मुजीबर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने स्वायत्तता की मांग की, स्वायत्तता की मांग की और सत्ता में साझेदारी देने की जब मांग इन्होंने की, तब पश्चिमी पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार करने के लिए एक संयुक्त संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया कि हम 1917 में एक संयुक्त संविधान सभा का गठन करेंगे और उस संयुक्त संविधान सभा में मिलकर हम वापस पाकिस्तान का संविधान बनाएंगे और इनको सत्ता में साझेदारी देंगे। एक परिसंघ बनाने की बात यहां पर की गई और उस बात को लेकर जब चुनाव करवाए तो पूर्वी पाकिस्तान में पूरा का पूरा जनमत किसके साथ में था? आवामी लीग पार्टी के साथ में था। पश्चिमी पाकिस्तान के नेता घबरा गए और उन्होंने उस संविधान सभा को आहूत यानी कि उसका गठन करने से इनकार कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसका गठन करने का इनकार किया, शेख मुजीबर रहमान के नेतृत्व में, आवामी लीग पार्टी के नेतृत्व में एक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उस आंदोलन को दबाने के लिए याया खान, जो कि यहां के सैनिक शासन थे, इन्होंने यहां क्या भेजी? सेना भेजी।
और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर दिया गया। यहां पर सेना भेजी। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, महिलाओं के साथ ज्यादतियां की। जब हिंसा हुई, कत्ले आम हुआ, बहुत से लोग मारे गए इस संघर्ष में, तब इनसे पीड़ित होकर लगभग 80 लाख बांग्लादेशी लोग, बांग्ला संस्कृति के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में आए और भारत ने इनको शरण दी। विशेष रूप से पूर्वी भारत के अंदर असम का जो क्षेत्र है और उसके आसपास के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान के 80 लाख लोग हिंदुस्तान में आ गए। ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री उस समय थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव जीतकर भारी भरकम बहुमत के साथ में सत्ता में थी। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की सहायता करने के लिए पाकिस्तान के साथ में, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ में 1971 की हमने क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी। तो 1971 का युद्ध हमने पाकिस्तान के साथ किया बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में। हमारी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को वायुसेना ने विशेष रूप से पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के साथ में संघर्ष प्रारंभ किया। 3 दिसंबर 1971 को यह युद्ध प्रारंभ होता है और 16 दिसंबर में, महज 10 दिन में ढाका तक हमारी सेना पहुंच जाती है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लगभग 90 से 93 हजार सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में हिंदुस्तान की निर्णायक जीत हुई। 16 दिसंबर को हमारी जीत होती है, इसलिए 16 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। एक तरफा जीत के बाद में इंदिरा गांधी की कदकाठी बहुत अधिक बढ़ गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। भारत के युद्ध कौशल ने पूरे विश्व ने लोहा माना कि हिंदुस्तान अब वो पहले वाला देश नहीं रहा है। इस प्रकार से 16 दिसंबर 1971 को विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बना, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो बांग्लादेश के निर्माण में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान रहा और बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी की सरकार बनी और शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहां सरकार बनती है, लोकतंत्रात्मक शासन वहां स्थापित किया जाता है। यह अलग बात है कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने तानाशाही बनने की कोशिश की तो एक सैन्य हमले में इनकी मौत हो जाती 15 अगस्त 1975 को। इसलिए 15 अगस्त के दिन बांग्लादेश के लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। खैर, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के निर्माता थे, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता के नाम से इनको जाना जाता है, बंगबंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से भारत ने 1971 का युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ और इस युद्ध में हिंदुस्तान की एक तरफा जीत हुई। इस युद्ध में हिंदुस्तान की जीत होने के बाद में जो है भारत की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ गई। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा बहुत अधिक बढ़ चुकी थी और इसी युद्ध में ठीक इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उनके जो सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। इन्होंने इस युद्ध से ठीक पहले पाकिस्तान और चीन का दौरा किया। इस प्रकार से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का गठबंधन देख भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, कई बार आ चुका है, 1971 में हमने सोवियत रूस के साथ में 20 वर्षीय संधि की। 20 वर्षीय संधि की तो बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि में हमने जो है सोवियत रूस के साथ में संधि की ताकि जो है पाकिस्तान, अमेरिका और जो चीन का गठबंधन बन रहा था उसको हम जवाब दे सके। तो इस प्रकार से 1971 में हमने सोवियत संघ रूस के साथ में 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की। सोवियत संघ ने भारत का सहयोग भी किया। तो कुल मिलाकर इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी थी और उनका इतना महत्व बढ़ा कि इसके ठीक बाद जब 1972 में विधानसभा के चुनाव हुए तो लगभग भारत के सभी राज्यों में इंदिरा गांधी की पार्टी, और उस पार्टी का नाम आप बताओ, देखे, इंदिरा कांग्रेस इंदिरा या कांग्रेस इक्वजनिष्ठ जो राजनीतिक दल था इंदिरा गांधी का, पूरे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार बनी। इस प्रकार से 1971 के युद्ध के बाद में हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी का कद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये पूरी कहानी थी आप लोगों के
1971 के युद्ध की। 1971 का युद्ध क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, और इस युद्ध के बाद में फिर होता है आप लोगों का समझौता, और उस समझौते का नाम है शिमला समझौता। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा। शिमला समझौता। देखिए, मैं वापस बातों को रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं। कम समय में आप तक अच्छा कंटेक्ट पहुंचे, अच्छी सामग्री पहुंचे, अच्छी पाठ्य सामग्री पहुंचे, ये मेरी विशेष रूप से कोशिश है। अन्यथा मैं इन सारी बातों को 10 मिनट लगेंगे वापस रिपीट भी कर सकता हूं, पर आप बार बार देख सकते हैं उसको रिपीट करने के लिए। कक्षा में जब हम पढ़ाते विद्यार्थियों को तो इन बातों को बार बार रिपीट करके उनको याद करवाने की कोशिश करते हैं। शिमला समझौता किसके बीच हुआ? पहला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। दूसरा, किन दो नेताओं के बीच में हुआ? तो भारत की प्रधानमंत्री इस समय थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और दूसरी बात, पाकिस्तान में 1971 में एक सैनिक शासक थे याह्या खान, लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के हाथों से पूर्वी पाकिस्तान निकल जाता है, एक नया देश बनता है विश्व के मानचित्र पर, बांग्लादेश, तो इस कारण याह्या खान का पश्चिमी पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हुआ और उनको सत्ता छोड़नी पड़ी, और पाकिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार बनी, और उस लोकतांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकर अली भुट्टो। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकर अली भुट्टो, जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौता हुआ, भारत के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, शिमला समझौता कब हुआ? 1971 में युद्ध हुआ, तो 1972 के अंदर शिमला समझौता हुआ, और डेट थी इसकी 3 जुलाई 1972। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हो जाता है। शिमले समझौते के बाद में भारत और पाकिस्तान के संबंध वापस ठीक होने की स्थिति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान बाज आने वाला था नहीं। तो देखिए, हमने यहां पर बातचीत की है, वापस शुरू से थोड़ा सा दिखा देता हूं आप लोगों को जल्दी जल्दी। 1947 में छाया युद्ध कबीलाई जाति के द्वारा, उसके बाद थोड़ा सहयोगात्मक रवैया अपनाया। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में। 1965 में कच्छ के रण को लेकर युद्ध हुआ, उसके बाद में ताशकंद समझौता हुआ, और उसके बाद में रक्षा उत्पाद विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग का गठन किया। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के रूप में हमने जो है बांग्लादेश को आजाद करवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उसकी पूरी कहानी भी आप लोगों के साथ मैंने साझा की है कि किस प्रकार से हुआ। 1971 के युद्ध के बाद में ये 1972 का जो है शिमला समझौते के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी। आइए उसके बाद हम बात करते हैं, वैसे 5वां बिंदु हो जाएगा, लेकिन युद्ध की बात करते हैं तो वह है 1999, और 1999 का यह है आपका कारगिल संघर्ष। कारगिल संघर्ष यह भी एक तरह से छुपा हुआ युद्ध था। 1999 के शुरुआती माह में अपने आप को मुजाहिदीन बताने वाले, मुजाहिदीन बताने वाले सैनिकों ने भारत की कुछ ठिकाने थे जो हमारी नियंत्रण सीमा रेखा के आसपास है, नियंत्रण सीमा रेखा, नियंत्रण सीमा रेखा के आसपास के क्षेत्र जिनका नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, द्रास, द्रास, मास्को, द्रास, मास्को, काक्सर, काक्सर और बतालिक, बतालिक। यहां पर ये जो पहाड़ी क्षेत्र था, इस पर अपने आप को मुजाहिदीन बताने वालों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे ही इसके ऊपर कब्जा किया गया, भारतीय सेना हरकत में आई, और भारतीय सेना ने इसको मुंह तोड़ जो है जवाब देने की कोशिश की। मई और जून 1999 में यह संघर्ष चलता रहा, और अंततः भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को इन सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार वापस कर लिया। इसलिए 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। वो था विजय दिवस, यह है कारगिल विजय दिवस। वो था 16 दिसंबर,
और यह है आपका 26 जुलाई को हम मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ये बातें भी आप लोगों को थोड़ी सी जीके के दृष्टिकोण से याद रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो 26 जुलाई 1999 को भारत ने उस पाकिस्तानी सेना को पराजित किया और वापिस अपने क्षेत्रों पर द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर वापिस हमने अधिकार कर लिया। लेकिन इस युद्ध में पूरे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित हुआ। कारण क्या था? 1998 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। 1998 में ही पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था चंगई पहाड़ी पर। पूरे विश्व को लगा कि कहीं परमाणु युद्ध नहीं हो जाए, इस बात को लेकर पूरे विश्व का जो है ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुई। फिलहाल ये लड़ाई ज्यादा आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इस युद्ध के बाद में विशेष रूप से पाकिस्तान में एक ऐसा कहा गया कि जो सेना के प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां के जो लोकतांत्रिक जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वहां के जो शासक थे लोकतांत्रिक नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा और उनको इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। और इस युद्ध के ठीक बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करते हैं वो, और नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर जनरल परवेज मुशर्रफ वहां के शासक बन जाते हैं और कुछ समय बाद लोकतांत्रिक चुनाव करवाकर वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इसके बाद में, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में है नहीं, वर्ष 2001 में जो है आगरा शिखर वार्ता होती है। 1999 में जब ये कारगिल संघर्ष हुआ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे एबी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। आगरा शिखर वार्ता वर्ष 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में होती है। यह अलग बात है कि यह वार्ता पूर्ण रूप से क्या हुई, असफल हुई। तो ये थे भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की हमने बहुत डिटेल से बात की। विशेष रूप से 4-5 फैक्ट यहां पर आए। 1947, 1960, 1965, 1971, 1999, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु नदी जल समझौता, ये सारे तथ्य बहुत बढ़िया है। कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़ा प्रश्न बन सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धों का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस अध्याय के अंतिम स्टेप में हम लोग हैं और यहां आपके टॉपिक है भारत की परमाणु नीति। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, या फिर परमाणु परीक्षण के बारे में पूछा जा सकता है, या प्रश्न पूछा जाएगा भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इस टॉपिक में प्रवेश करते हैं। आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में सबसे पहले भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। हालांकि 1973 में अरब इजराइल संघर्ष होने के कारण अरब इजराइल संघर्ष हुआ था और इस अरब इजराइल संघर्ष में अरब के देशों ने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। इजराइल संघर्ष हुआ था 1973 में, अगले अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके कारण तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी, भारत में महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ चुकी थी, थोड़ी दिक्कतें जरूर थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने देश की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए 1974 में परमाणु परीक्षण किया। हालांकि पंडित नेहरू इस बात को लेकर हमेशा से गंभीर थे कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाहिए, और पंडित नेहरू ने जो आधुनिकीकरण किया, जो तकनीक का प्रयोग किया, जो विज्ञान का प्रयोग किया, उसका मुख्य उद्देश्य उनका परमाणु नीति ही था, परमाणु कार्यक्रम ही था। 1940 में आप जानते हैं, 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भारत की एक बात पहले से ही स्पष्ट थी कि भारत परमाणु परीक्षण या परमाणु हथियारों का निर्माण केवल शांति के उद्देश्य के लिए करना चाहता है, युद्ध करना हमारा कतई उद्देश्य नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू निशस्त्रीकरण के समर्थक थे, लेकिन वो परमाणु परीक्षण भारत के लिए उपयोगी मानते थे। कुछ परिस्थितियों की वजह से वो परमाणु परीक्षण नहीं कर पाए। लेकिन यहां एक और बात की हम लोगों को चर्चा करनी होगी कि जो विश्व के जो विकसित देश थे, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान 5 देश, सोवियत रूस, ब्रिटेन,
ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और आपके चीन। चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया। ये जो विश्व के 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश थे, ये नहीं चाहते थे कि विश्व में और किसी देश के पास में परमाणु हथियार हो, इसलिए इन्होंने एक संधि की थी। उस संधि का नाम है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, ये परमाणु अप्रसार संधि जिसको एनपीटी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो परमाणु अप्रसार संधि थी, उसमें यह बात स्वीकार की गई थी कि 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया है, वो परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। 1 जनवरी 1967 के बाद कोई भी देश परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेगा। भारत ने इसका विरोध किया। हालांकि जुलाई 1968 में इन बड़ी महाशक्तियों ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और 5 मार्च, ध्यान रखना, 5 मार्च 1970 को इसे लागू कर दिया गया और 25 वर्षों के लिए इसको लागू किया गया। भारत ने उस समय भी इसका विरोध किया कि यह भेदभावपूर्ण है और हम इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। भारत का मानना था कि हमारी जैसे जैसे स्थिति बेहतर होगी, हमारे पास जैसे जैसे तकनीक आएगी, आधुनिकता आएगी, हम सशक्त होंगे, हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य विश्व शांति रहेगा। 1995 में 1995 में इसी संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है और इसके लिए जो संधि आती है परमाणु अप्रसार प्रतिबंध संधि, परमाणु व्यापक, सीटीबीटी नाम था इसका, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। और ये जो व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि थी, जिसको हम सीटीबीटी के नाम से जानते हैं, इस सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से भी हिंदुस्तान ने स्पष्ट क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो ये बातें भी आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। 1974 में इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया और उसका उद्देश्य, हालांकि शांतिपूर्ण उद्देश्य बताया गया था। 1964 में चीन परमाणु परीक्षण कर चुका है था, इस बात को भी आप लोग जानते हैं। हालांकि 1973 में अरब इजराइल संघर्ष हुआ था, घरेलू परिस्थितियां ठीक नहीं थी, कीमतें बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। इसी समय एक रेल हड़ताल भी हुई थी। आगे के अध्यायों में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से इसके बाद 1998 में, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब 2 परमाणु परीक्षण किए गए, 2 परमाणु परीक्षण किए गए। जिस समय भारत ने पोखरण में ये परमाणु परीक्षण किए, जैसलमेर, पोखरण, मई में ही हुए थे ये भी। उसी समय पाकिस्तान ने भी 1998 में चंगाई पहाड़ी, पाकिस्तान के चंगाई पहाड़ी में पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने, विश्व के इन शक्तिशाली देशों ने भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर कुछ जो है प्रतिबंध लगाए। यह अलग बात है कि कुछ समय के बाद में वो प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, लेकिन भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए, वो उन परमाणु परीक्षणों को भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिए। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण, शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण करार दिए। शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण यानी कि हमने इन परमाणु हथियारों का प्राप्त या परमाणु परीक्षण हमने कोई युद्ध के उद्देश्य से नहीं किए, हमने शांति के उद्देश्य से किए। तो 1974 और उसके बाद में 1998 की बातें आप लोगों को याद रखनी है। बीच में ये सीटीबीटी दे रखी है, एनपीटी दे रखी है, इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ये देखिए, इसमें सारी 1998 की बातें हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण 1995 की बातें, दोनों पर प्रतिबंध लगाए, सारी बातें यहां पर आप लोगों को दे रखी है। इन चीजों के बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी है। लेकिन एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहे हैं, कि भारत की विदेश नीति के बारे में इस अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की। कई प्रधानमंत्री आए, कई गए,
कांग्रेस की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कई गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन हमारे छोटे मोटे मतभेद जरूर थे राजनीतिक दलों में, लेकिन विदेश नीति को लेकर कभी किसी प्रकार का ज्यादा अंतर नहीं हुआ, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। 3 मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों में सहमति थी। पहला, सभी राजनीतिक दलों ने हमेशा से राष्ट्रीय अखंडता को महत्व दिया कि किसी भी स्थिति में भारत की एकता और अखंडता को हम लोगों को मजबूत रखना है। इसके अलावा हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की हम लोगों को हमेशा से क्या करनी है, सुरक्षा करनी है। और तीसरा इसमें था कि सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय हित है और उसके बाद विदेशों के साथ हमें अपने संबंध स्थापित करने हैं। तो इन 3 बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भले ही 1962 से 1971 के बीच में हमने 3 युद्ध लड़े, इन युद्धों का सामना भी किया, कई अलग अलग प्रकार की सरकारें थी, लेकिन हमारे जो उद्देश्य एक ही प्रकार की थी, विदेश नीति कुल मिलाकर हमारे राजनीति का मुद्दा नहीं बना। हमारी विदेश नीति का मुख्य ध्येय राष्ट्रीय अखंडता का सुरक्षित रखना, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की रक्षा करना। और आप सबको पता है कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों के बाहर जाकर किसी भी देश के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। तो कुल मिलाकर आज हम लोगों ने बातचीत की भारत के विदेश संबंध और पूरा अध्याय हम लोगों ने कंप्लीट किया। बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम लोगों ने यहां पर चर्चा की। विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना कि भारत पाकिस्तान के संबंध में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, भारत पाकिस्तान के बीच में किन मुद्दों को लेकर विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुद्दों को लेकर विवाद है, और भी बहुत सी चीजें हो सकती है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाक प्रायोजित जो आतंकवाद है, भारत में आतंकी गतिविधियों को जो हवा देने का पाकिस्तान काम कर रहा है, और भी सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है, ऐसी बहुत सी चीजों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। हालांकि ये चीजें आप लोगों के पाठ्यक्रम में है नहीं, तो मुझे नहीं लगता यहां से कोई प्रश्न बनेगा, इसी दायरे से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा अध्याय आपका पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम अध्याय 5 की चर्चा करेंगे। एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए आप लोग कहां से हैं और कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमारी मुहिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।